जय श्री राम। यात्रा वृत्तांत मेरा बंगलौर भ्रमण। वर्षों पूर्व किसी प्रयोजन से मैं हैदराबाद तक आया था। वहाँ के एक बड़े विद्यालय जो साक्षात गुरुकुल का प्रतिरूप था, विद्यारण्य विहार, जो 20-25 एकड़ खुले मैदान में हैदराबाद से सुदूर एकाकीपन एकांत को जीने वाला वह विद्यालय, उसमें एक चतुर्दिवसीय छात्रावास प्रमुखों का सम्मेलन हुआ, आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्यों का सम्मेलन हुआ। उस क्रम में मैं हैदराबाद तक आया था। तभी मन में इच्छा थी कि आगे कोई यात्रा का संयोग बनता। घूमना टहलना परिभ्रमण मुझे सदा से बड़ा प्रिय था। तब नहीं सोच पाया था कि प्रभु मेरी इच्छा को इस रूप में स्वीकार करेंगे। मेरे पुत्र बंगलौर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जैसे ही वे यहाँ सेवारत हुए, उन्होंने एक घर लेने की दिशा में युक्त किया, प्रयास किया। हमारी इस सदाकांक्षा को प्रभु ने पूर्ण किया। संप्रति मैं सेवानिवृत्ति के बाद इसी बंगलौर में निवास करता हूँ। लेकिन जिस समय का यह यात्रा वृत्तांत है, उन दिनों मैं पहले 4 वर्ष लखनऊ और फिर बाद के 4 से 5 वर्ष नेपाल सीमा स्थित सिद्धार्थनगर के विद्यालय में निदेशक प्रधानाचार्य था। वहाँ से बड़ी छुट्टियों में मैं बहुधा बंगलौर आया करता। ट्रेन यात्रा में समय कम लगे, इस निमित्त मैं फ्लाइट से आना जाना पसंद करता। कुछ आयु बढ़ने की आवश्यकता, कुछ जल्दी से घर पहुँचने की लालसा, इस रूप में मैं जब फ्लाइट से आना जाना शुरू कर दिया, तब ट्रेन की यात्रा छोड़ ही दिया। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि कहाँ 2 घंटे में गोरखपुर से बेंगलुरु की यात्रा, जिसमें यात्रा का कोई क्रेज नहीं, और दूसरी ओर 70-72 घंटे की एक थकाऊ उबाऊ किंतु रोचक यात्रा जो ट्रेन की होती, दोनों में कोई तुलना नहीं। ऐसी यात्राओं के बाद जब मैं बंगलौर अपने परिवार के साथ बिताता, तब लोग ये समझते कि मैं यहाँ घूमना टहलना चाहता, लेकिन मैं एक एक मिनट एक एक पल अपने बच्चों, अपने पौत्र द्वय के साथ बिताना चाहता। लेकिन बीच बीच में मेरे पुत्र मंगलौर के भ्रमण क्रम में कुछ स्थानों का दर्शन कराते। यद्यपि अनिच्छा के कारण मैं बहुत घूमना टहलना उचित नहीं समझता, लेकिन जो 2-4 स्थान देखा उसकी चर्चा करना अत्यंत उचित समझता हूँ। मुझे बंगलौर का सबसे आकर्षक स्थान यशवंतपुर रेलवे स्टेशन, जहाँ मैं बहुधा उतरता, उसके पास ही स्थित अपेक्षाकृत थोड़ी ऊंची पहाड़ी पर स्थित इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन का एक राधे कृष्ण मंदिर है। उस मंदिर को अगर मैं साक्षात स्वर्ग कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो मित्र इस मंदिर के दर्शन का सौभाग्य पाएं, उन्हें सांध्य वेला या अर्धरात्रि के पूर्व तक की वेला का समय चयन करना चाहिए, क्योंकि रात्रि में वहाँ का जगमगाता प्रकाश, वहाँ का वैभव, वहाँ की समृद्धि आँखों को अत्यंत शुभंकर प्रियकर लगती। अगर आप चौपहिया वाहन से जाना चाहें तो मंदिर के पास तक, स्टैंड तक आपकी गाड़ी पहुँच जाएगी। ऑटो लें, टैक्सी लें तो भी आप सुगमता से पहुँच सकते। ऐसे दुपहिया वाहन या किसी भी मार्ग से आप जाएं, मंदिर के पास तक आपको यातायात की सुविधा मिल जाती। उस बड़े स्टेशन के बाद, स्टैंड के बाद आप मुख्य मंदिर का दर्शन करें। यह मंदिर राधे कृष्ण का मंदिर होता, जिसमें मूर्तियाँ इतनी सजीव, इतनी भव्य कि मानो साक्षात राधे और कृष्ण मेरे सम्मुख हों। उन मूर्तियों, उनकी साज सज्जा, उनके वैभव को देखकर मन बरबस लालायित होता। और यदि क्षण भर किसी भी मंदिर के सामने रुकते जाएं, तब भी 2-3 घंटे का समय उस पूरे परिसर के दर्शन में लगता है। उस मंदिर का वैशिष्ट्य यह कि वहाँ मंदिर और बाजार, प्रदर्शनी, ये सब एक साथ है। एक से एक बड़ी मिठाई की दुकानें, एक से एक जलपान और सुस्वादु व्यंजनों की दुकानें, एक से एक होटल,
ऐसे किसी भी क्षेत्र की कोई भी दुकान ढूंढें आपको वहाँ मिलेंगे। मुझे लगा ये दुकानें बड़ी महंगी होंगी, लेकिन वहाँ के इस्कॉन प्रबंधन ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि वे सामान आपको महंगे नहीं लगेंगे। ऐसा कुछ भी खरीदे आपको ये नहीं लगेगा कि आप ठगे गए। ऐसा 3-4 घंटे लगाने के बाद उस मंदिर का दर्शन हुआ, लेकिन वह दर्शन भी ऐसा लगा कि जैसे अभी आए हों, अभी जा रहे हों। अत्यंत मनोरम और हृदय को प्रियकर लगने वाला वह भक्तिभाव से आपूरित मंदिर। एक और भव्य मंदिर जिसको यहाँ बिग बुल टेम्पल कहते। मैं चौंका कि ऐसा क्या मंदिर होगा, मैं किसी देवता का नाम तो ऐसा सुना नहीं। जब वहाँ पहुँचा तो निकट में देखा कि 50 नई नई गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हैं। तब मुझे किसी ने बताया कि यह मंदिर भगवान शिव के वाहन नंदी का है। नंदी यानी वृषभ रूप में नंदी बड़े मंदिर में विराजमान हैं। इतना बड़ा मंदिर आप कहीं देखे नहीं होंगे। उस पूरे मंदिर में एक विशाल नंदी की भव्य प्रतिमा है, जिसके आगे आप खड़े हों तो चींटी की तरह दिखाई पड़ेंगे, छोटा दिखाई पड़ेंगे। वहाँ मंदिर इतना भव्य है कि पहुंचकर अपनी लघुता का बोध होता है। और इसी कारण शिव के वाहन नंदी और हमारा वाहन भी उनकी आशीर्वाद, उनकी कृपा से हमारे लिए मंगलकारी सिद्ध हो, तो वहाँ पर नए वाहनों की पूजा का प्राविधान है। थोड़ा ये जानकर कष्ट हुआ कि वहाँ पंडित पुजारी कुछ अधिक हैं और वे पैकेज लेते, मनचाहा बार्गेनिंग करके यजमान से पैसे ऐंठ लेते हैं। उनके पास हाई टेक्निक है, नकद पैसा नहीं तो पेटीएम अन्य यूपीआई के माध्यमों से या कार्ड से स्क्रैच कर और वे पैसा वसूल लेते। यह देखकर मेरा मन व्यथित हुआ। जब मैं वहाँ गया था तब हमारे पास कार नहीं थी, लेकिन जब कार हुई तो मैं पुत्र से कहा कि आप वहीं ले जाकर पूजा कराइए। तब उन्होंने कहा मंदिर सब मंदिर होते हैं, मैं पास के गणेश मंदिर जाकर पूजा कराऊंगा। वहाँ का जो अत्याचार है वो मुझे देखा नहीं गया। ऐसा पुत्र की बात से मैं सहमत हुआ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। बिग बुल टेम्पल के पास 2 बड़े पार्क हैं। एक पार्क जो प्राकृतिक नैसर्गिक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें प्रवेश करते पगडंडियों को देखकर लगता कि यहाँ लोग आते जाते होंगे, लेकिन पेड़ इतने घने हैं और ऐसा घना जंगल है कि उतने बड़े महानगर में भीड़ भरे चौराहे के पास ऐसे वन, ऐसे पार्क का होना अपने आप में आश्चर्य है। किंतु उसके निकट यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षक पार्क लाल बाग है, जिसको बॉटेनिकल गार्डन भी यहाँ कहा जाता। वहाँ की असंख्य फुलवारियाँ, असंख्य पार्क, एक छोटा सा चिड़ियाघर भी, एक संग्रहालय भी जिसमें एक टिकट लगता। टिकट जितने रुपए का, उसके अंदर के संग्रहालय को देखकर मन भाव विभोर होता। आम व्यक्ति को निराशा होगी कि इतना टिकट इसके लिए क्यों, लेकिन जो वनस्पति विज्ञान के अध्येता होंगे उन्हें यह पार्क अत्यंत आह्लादकारी लगेगा। 50 सैकड़ों एकड़ में फैला यह पार्क सरकारी धरोहर है। इसकी साज सज्जा सुंदरता में कहीं कोई कमी नहीं रखी गई। अगर कुछ फ़ोटो भी कैमरे से आप अपने मन लायक खींच लिए तो इस पार्क में आने का अपना मन बना। ऐसा एक सुंदर दर्शन परिभ्रमण का वह स्थान। ये दोनों पार्क भीड़ भरे चौराहे और घनी बस्ती के बीच में हैं, लेकिन इसके कारण से इन दोनों पार्कों की सुंदरता में कहीं कोई बाधा नहीं होती। बंगलौर का अपना राजभवन, वह भी वास्तुकला और सुंदरता का अपने आप में एक सुंदर उदाहरण है। तब भीतर जाकर दर्शन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन एक झलक उस भवन का प्राप्त कर लेना ही अपने आप में अत्यंत मनोरम और आह्लादकारी होता। उस दिन तो बाजार और अनेक स्थानों के भ्रमण के बाद
हम सब अपने घर वापस आए थे। लेकिन तब पुत्र ने कहा कि कल एक और मंदिर चलेंगे जिस मंदिर की बड़ी मान्यता है। उसको गूगल पर देखा, उसे लोग यहाँ तिरुपति का प्रतीक मानते, तिरुपति बालाजी। वहाँ श्री हरि गोविंद की मूर्ति, उसकी बड़ी मान्यता है। हम लोग अगले दिन चिक्क तिरुपति की यात्रा के लिए चले। गूगल मैप का सहारा लेकर अपने निवास से 10-15 किलोमीटर चले होंगे कि शहर के बाहर आ गए और लगा कि ये 15 किलोमीटर चलने के बाद अगर कुछ दर्शनीय नहीं मिला तो क्या कहना। उस दिन प्रातः मंदिर दर्शन हो जाएगा यह सोचकर केवल एक कप चाय लेकर हम गए थे। जब वहाँ पहुँचे तो एक क्षण के लिए तो निराशा हुई, क्योंकि मंदिर कोई बहुत बड़ा नहीं था, भव्य नहीं था, लेकिन निसंदेह उसकी बनावट, उसकी वास्तुकला, उसकी स्थापत्य कला, वहाँ मंदिर के आसपास बसी छोटी ग्रामीण सही बस्तियाँ, छोटी मोटी बाजार, यह आकर्षित कर रही थी। उस मंदिर की भव्यता का अनुमान तो नहीं हुआ, लेकिन पास में हजारों की संख्या में भक्तगणों को चुन्नी, नारियल, ऐसे पूजा के सामान, फूल, माला आदि को लेते देखकर लगा कि हाँ, निस्संदेह इस स्थान की बड़ी मान्यता है। अंदर गए। मुख्य मंदिर जो था वह ठीक तिरुपति बालाजी की तरह का था। वैसे ही वहाँ के पुजारी, वैसे ही नाद और दक्षिण भारत के वाद्यों का ऑर्केस्ट्रा, शंख ध्वनि। मंदिर में जाने के लिए घुमावदार रास्तों से आधे घंटे लगाकर मंदिर में मुख्य मंदिर का दर्शन। और इस प्रकार नारियल तोड़कर, कपूर, फूल, माला आदि से पूजन अर्चन कर और अच्छे भक्तिभाव में वहाँ से बाहर आए। यहाँ ये बात देखने को नहीं मिली कि वहाँ के पुजारी चढ़ावे के लिए बाध्य कर, जिसकी जो इच्छा थी वह दान पात्र में डालता, अलग से किसी को देने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा घंटा भर लगाकर मंदिर का दर्शन पूर्ण हुआ। थोड़ी निराशा इस बात को देखकर हुई कि वहीं एक किनारे कुछ पशु बल दी जा रही थी। मैं सदा से मंदिरों के साथ इस पशु बलि की परंपरा को देखकर दुखी हो जाता हूँ। जो सुंदर अनुभूति मंदिर दर्शन के बाद हुई थी, वह बाहर निकलकर इस बलि की परंपरा को देखकर थोड़ा मन दुखी हुआ। लेकिन तब स्थानीय एक व्यक्ति ने बताया कि यहाँ ग्रामीण अंचल रहा, आज तो इतने कुछ गांव हैं, घर है, नगर है, लेकिन पहले केवल एक छोटा मंदिर था। यह बलि की परंपरा तब से है। और हम सब थोड़ा जलपान कर उस स्थान से वापस आए। अलग अलग भ्रमणों में, अलग अलग प्रवासों में बंगलौर और बंगलौर के आसपास के मंदिर समूहों का अनेक बार दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन मैं इस दृष्टि से कुछ अधिक स्वार्थी, मुझे भ्रमण के बजाय अपने परिवार के साथ, उन बच्चों के साथ जिनके लिए मैं बहुत दूर रहता हूँ, कुछ समय बिताना, यही मुझे आकर्षक लगता। उनके विद्यालय जाना, उन्हें प्रातः सायं दिन में 2-3 बार छोड़ना, ले आना, उनके साथ विद्यालय में कुछ समय बिताना, उनके साथ अधिकाधिक समय घर पर रहना, यही मुझे सबसे अच्छा भ्रमण लगा। तब भी अभी बंगलौर के पास के कुछ दर्शनीय स्थलों का दर्शन किया जाना शेष है। जिस रास्ते से हम बंगलौर आते हैं, वहाँ 2-3 बड़े स्टेशनों के पूर्व एक स्टेशन है जहाँ से धर्मावरम, यानी जहाँ से साईं बाबा का एक आश्रम, ये साईं बाबा शिरडी वाले साईं बाबा नहीं, बल्कि सत्य साईं बाबा के बजाय ये जिनके बड़े बड़े बाल आप देखते आए, ऐसे साईं बाबा का वो केंद्र है। अब साईं बाबा तो ब्रह्मलीन हुए, लेकिन वहाँ उनका कार्य, उनका धर्मार्थ कार्य, इसको देखकर आज भी मन मुग्ध हो जाता। जिन लोगों ने वर्णन किया वे उस वैभव को बताए। वह स्थान अभी भी दर्शन के लिए शेष है। यहाँ बंगलौर के निकट उडुपी पास में
समुद्र तट का बीच, यह सब आकर्षक है, भ्रमण के योग्य है। इसको कोई और अवसर निकाल कर चर्चा करेंगे। अभी इस चर्चा क्रम में अपनी तिरुपति यात्रा का भी एक वृत्तांत देना था, लेकिन वह यात्रा इतनी भव्य और बड़ी है कि उसे एक अलग रूप देना ही उचित होगा। बंगलौर इस दृष्टि से मुझे आकर्षक लगा क्योंकि यहाँ जिन दिनों मैं आता जाता रहा वह मॉनिटेशन यानी विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी के बाद का कालखंड रहा। यहाँ यह देखकर आश्चर्य हुआ कि आप खोमचे पर कोई सामान लीजिए, रेहड़ी पर किसी महिला से सब्जी लीजिए या कहीं भी जाइए, आपको नकद पैसों की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपके फ़ोन में कुछ वैलेट हैं, यूपीआई है, तो आप महीनों इस नगर शहर में घूमकर और आप किसी प्रकार की असुविधा का अपने को शिकार नहीं पाएंगे। ये शहर पूरी तरह से इसका पालन करता है। ये शहर ही आईटी का सेक्टर नहीं है। यहाँ के लोग, यहाँ के आम दुकानदार, यहाँ के रिक्शे वाले, ऑटो वाले, तांगे वाले, ये सब प्रकार के लोग भी इसका पालन कर रहे हैं। सच्चे अर्थों में बंगलौर देश का एक हाई टेक शहर है, जहाँ शिक्षा का, आईटी सेक्टर का और अनेक प्रकार से यह बहुत प्रसिद्ध शहर है। यहाँ की जो प्राकृतिक विशेषता और जलवायु है उसका क्या कहना। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए किसी अन्य वीडियो के साथ अपने मैसूर और वृंदावन गार्डन की चर्चा करना चाहूँगा, जिस एक दिवसीय यात्रा में इन दोनों स्थानों को समेटना एक प्रमाद था। उन दिनों विजयादशमी का पर्व भी था। मैसूर के दशहरे का क्या कहना। तो अवसर निकालकर मैं मैसूर के दशहरे और वृंदावन गार्डन के दर्शन की चर्चा करना चाहूँगा। निसंदेह यह मेरी अब तक की इधर की यात्राओं का सबसे आकर्षक वृत्तांत होगा। बंगलौर भी कम महत्वपूर्ण शहर नहीं, किंतु यह शहर आसपास के प्रांतों के लोगों के रहने का एक प्रमुख केंद्र है। मलयागिर चंदन और मलय पर्वत की विशेषताएं यहाँ के 300 किलोमीटर की परिधि में दिखाई पड़ती हैं। एक बंगलौर जिसने अपनी पहाड़ीपन को तो नहीं छोड़ा, यहाँ की सड़कें अभी भी गिर जातीयता को छोड़ नहीं पाई, लेकिन सब कुछ साफ सुथरा, लोग भले, यहाँ रहते हुए बड़े सुख का अनुभव होता। कुछ प्रकृति से लड़ने के कारण प्रकृति कुछ कोप का शिकार बना रही, पानी की थोड़ी कमी हो रही, लेकिन इसके लिए भी यहाँ के लोग बड़ी चिंता कर रहे हैं। वाटर हार्वेस्टिंग, पानी की एक एक बूंद का उपयोग, टैंकर से आपूर्ति, यह सब इस नगर की विशेषता है। नगर अन्य दक्षिण के प्रांतों से कुछ अलग और उत्तर भारत के लोगों के रहने के लिए भी सर्वथा उपयुक्त है। आइए हम इस बड़े शहर के अनुभवों को आपस में साझा कर और आगे इस नगर शहर का दर्शन करें। जय श्री राम।